हम्म। सुप्रभात मान्यवर। आज का जो वीडियो है बड़ा खास है। और आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे मेरे जो रूसी मित्र हैं, इलिया भाई, वो हमारे साथ आज मौजूद हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने इच्छा जाहिर की थी इनसे मिलने की और इनसे बातचीत की। तो एक बार फिर से हम इलिया भाई के साथ में आज बात करेंगे। दरअसल कुछ फैक्ट्स पे जिन लोगों को मालूम नहीं है कि इलिया भाई कौन है या पहली बार वीडियो देख रहे हैं, उनकी जानकारी के लिए बता दूं। इलिया भाई एक रूसी नागरिक हैं, लेकिन इनका भारत से जो प्रेम है वो बड़ा ही अटूट है। और ये हिंदी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। इसकी ज़्यादा जानकारी के लिए आप अगर चाहें तो हमारी एक प्लेलिस्ट है 2021 की। आप देख लीजिएगा, पूरा आपको समझ आ जाएगा। मैं रूस में इनके घर में गया हूँ और वो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं कि किस तरह से ये हिंदी जानते हैं और भारत के लिए इनका जो प्रेम है वो इतना क्यों है। तो आइए, आज का जो टॉपिक है वो फिलहाल हम लोग शुरू करते हैं। तो इलिया भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के वीडियो में। जय हिंद। तो सबसे पहले इलिया भाई, मैं जानना चाहता हूं, जैसे कि जो रूस और भारत के बीच की दोस्ती है वो जग जाहिर है, दुनिया जानती है। लेकिन बीच हम्म। में कुछ ऐसा हुआ जिसमें कि भारत के लिए भी बहुत मुश्किल हो गया था और रूस के लिए भी बहुत मुश्किल हो गया था। जैसे खास करके अगर हम अभी जो युद्ध की बात करें, तो इसमें भारत ने अपने आप को ना इधर दिखाया ना उधर दिखाया, लेकिन दुनिया हम्म। कहती है कि ये रूस के साथ में था। तो आप रूस और भारत की दोस्ती पे कुछ शब्द कहेंगे? कैसी रूस और भारत की दोस्ती है, आज तक कैसी रही है? जी हाँ। और देखिए, ऐसा है। रूस एक पहला देश था जिसका एक सदस्य, जिसका एक प्रतिनिधि पश्चिम की ओर से भारत पहली बार आया। अफानासी निकितिन का आना वास्को दा गामा से पहले हुआ था। 25 साल पहले हुआ। प्राचीन जमाने की बात, प्राचीन युग की बात हम नहीं कह रहे हैं, अभी कह रहे हैं। एक बात है। जी। और उन्होंने दक्षिण भारत और महाराष्ट्र का वर्णन किया है, बहुत सुंदर वर्णन किया था। इस पर भारत और रूसी एक फिल्म बनाई थी। हाँ, हस्तिनेस्वर तैमूर, यानी अ, हिंदी में इसको परदेसी के नाम से ही जानी जाती है। अच्छा, बहुत परदेसी। सुंदर। रूसी में हाँ, थी? परदेसी। रूसी और उर्दू दोनों में। अच्छा। हाँ, अलेक्स त्रिजेनफ और नरगिस भी क्या है, काम करते थे। अच्छा। हाँ, और सगनी भी है। सगनी भी है। जो हमारे जो उपन्यासकार था, वो उसका सगा भाई था। अच्छा। जी हाँ। भीष्म नहीं है। एक बात है। इसके बाद रूस में कुछ लोग जानते हैं कि एक समय रूस के आस्ट्रखन में एक अड्डा था मुल्तानियों का। हम्म। 16वीं सदी से लेकर 19वीं सदी के अंदर मुल्तान के नागरिक, मुल्तान के शहरी वहां तिजारत करने, सौदा करने आया करते थे। अभी भी वहां भारतीयों के कुछ कुछ क्या होता है, अभी जो खुदाई होती है वहां जी। लोगों को मिलते हैं। लोगों को प्रमाण बहुत सारे मिलते हैं। वहां अभी भी वो हवेली है जहां हम्म। पहले मुल्तानी रहा करते थे। अच्छा। जी हाँ। तीसरा प्रमाण है। तीसरा प्रमाण यह है कि जब भारत अंग्रेजों के अधीन था और भारत के कुछ कुछ रियासत की जितने राज महाराजा थे, ये रूसी प्रशासन के संपर्क में आए कि ये रूस के अंतर्गत यानी रूस में विलय होना चाहते थे। जब रूसियों का आना ताजिकिस्तान में हुआ, तो हम्म। कश्मीर ने जिक्र किया कि मैं रूस के अंदर आना चाहता हूं। अच्छा। प्रमाण भी है, दस्तावेज भी है, पात्र भी है। अंग्रेज बहुत चिंतित रह गए। उन्होंने क्या किया,
उन्होंने कलकत्ता से राजधानी हटाकर तुरंत दिल्ली भागे। दिल्ली में 1912 की नई दिल्ली की स्थापना इसलिए हुई थी क्योंकि रूस का खतरा मंडरा रहा था ऊपर से। ये जी भी जी एक कारण था। जी जी और सबसे बड़ी बात यह है, दोस्ती का एक प्रतीक, कि भारत दूतावास के दरवाजे स्वतंत्रता से पहले खोल दिए गए थे। क्या बात है। और मैं दोबारा दोहरा रहा हूं कि सोवियत संघ में भारत की पहली जो राजदूत महिला थी, वो थी कौन है? विजय लक्ष्मी पंडित ने। जी जी वो जी थी हमारे पंडित जी की सगी बहन। जी अंग्रेजों ने बहुत कम किया था, मगर जो मसौदा था वो लिया गया था कहाँ से? सोवियत संघ से। हर कौम के लिए, हर जाति के लिए अलग खंड। जी ये भी दरअसल क्या होता था, जो हम संविधान जानते हैं, इस पर सोवियत संविधान का बहुत असर पड़ा था। और जो 5 वर्षीय योजना है, हम अभी भी भारत में इस्तेमाल कर रहे हैं ना, जी पांच जी वर्षीय योजना, वो कहाँ से लिया था? रूस के सोवियत जमाने के पिछले से लिया था। यही इसका नकल था। नकल नहीं, बस अपनाया गया। अपनाया गया। जी। हम्म। अच्छा, एक चीज है, जैसे कि खास करके आज हम लोग भारत से जैसे रूस जाते हैं, तो हमें आज भी भाषा की समस्या होती है। तो हाँ। उस जमाने में सोचिए, जब मतलब आज की डेट में तो गूगल ट्रांसलेट से कोई भी बात कर ले, लेकिन उस हम्म। समय भारत के जो लोग हैं वो रूस जाते थे और रूस के लोग भारत आते थे। तो ये एक आम इंसान के लिए, खैर एक राजनेता या दूसरे व्यक्तियों के लिए तो उतना मुश्किल नहीं था, क्योंकि उनके साथ में पहले से ही अनुवादक रहे होंगे। लेकिन एक आम आदमी के लिए तो बहुत बहुत बड़ी मुश्किल बात रही होगी उस समय ये। जी, देखिए, शुरू में जब हम अफानासी निकितिन की बात कहें, वो प्रमाणित बात है, उसको फारसी आती थी। अच्छा। तब भारत में फारसी चलती थी ना। जी जी रूस में भारत विज्ञान, इसका उदय पहले से हुआ था। जी यहाँ पीटरबुर्ग, मॉस्को में पहले से संस्कृत का अध्ययन अध्यापन होता था। जी। बाद में उर्दू की बारी आ गई है। अच्छा, मुझे इस हम्म। बात से बड़ी खुशी होती है देख के। आ, एक बार मैं इलिया भाई के शहर वोरोनिश में, दरअसल ये रहते हैं, तो वहाँ घूम रहा था, तो इन्होंने मुझे एक बात बताई कि नीचे देखिएगा। नीचे जो एक वो आप कह सकते हैं, एक ढक्कन सा था लोहे का, और उसमें 4 भाषाएं लिखी थी। हाँ हिंदी, रूसी, और चीनी, अंग्रेजी। तो हाँ हाँ, 4 भाषाएं, और इन 4 भाषाओं में हिंदी भी एक भाषा थी। अच्छा, एक चीज मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि खास करके अभी जैसे युद्ध के बीच में रूस ने यहाँ तक कि बात छिड़ी थी बहुत जबरदस्त तरीके से, और उसको कई जगह पे इम्प्लीमेंट भी किया था रूस ने, कि अंग्रेजी को रूस से निकाला जाए। और हमने हम्म, एयरपोर्ट पे देखा, जब मैं शायद से 2023 में गया था, तो शायद से शेरेमेतवा एयरपोर्ट पे जो साइन बोर्ड थे जो पहले मैंने देखे थे, तो उसमें अंग्रेजी भी भाषा होती थी। लेकिन उसके बाद जब मैं गया था, तो उस टाइम पे वो भाषा सिर्फ रूसी और चीनी रह गई थी, जबकि चीनी पहले हम्म। ही लिखी थी। तो चीनी रह गई थी। तो तो यानी कि चीनी और सिर्फ रूसी, अंग्रेजी को हटा दिया गया था। लेकिन हमें थोड़ा सा ये समस्या होती थी, क्योंकि हम ना चीनी जानते हैं ना रूसी जानते हैं। तो इसके लिए रूस क्या कर रहा है अभी फिलहाल? क्या वो दोबारा से हम्म। वापस आ गई है एयरपोर्ट्स वगैरह पे, या मेट्रो पे जो अनाउंसमेंट होती थी पहले अंग्रेजी और है रूसी में, वारोनिस में भी है अंग्रेजी। अभी है? मैं हाँ। देखिए, मैं आपको ये बता रहा हूँ, आजकल के कुछ राजनेता अंग्रेजी को यहाँ से भगाना चाहते हैं। भगाना इसलिए कि इनकी नजरों में ये पाश्चात्य सभ्यता का एक जासूस है। अच्छा। मगर देखिए, फ्रांसीसी, पता नहीं है फ्रांसीसी क्यों नहीं भगाई जा रही है, अंग्रेजी किस लिए भगाई जा रहा है? क्योंकि देखिए, जो अफ्रीका है, अफ्रीका महाद्वीप है, तो अफ्रीका में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? फ्रांसीसी।
फ्रांसीसी से। 2050 के अंदर विश्व की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में वो फ्रांसीसी रहेगी। हम्म, किसकी कृपा से? अफ्रीकों की कृपा से, अरबियों की कृपा से। आजकल का इस्लाम जो प्रचार प्रसार हो रहा है, सबसे ज्यादा किस भाषा के माध्यम से? फ्रांसीसी भाषा के माध्यम से। और वो भी एक यूरोपीय भाषा है। हाँ? जी बिल्कुल। अंग्रेजी देखिए, अंग्रेजी तो अंग्रेजी का उद्भव कहाँ हुआ? यूरोप में। जी लेकिन इसका प्रचार कहाँ हुआ? ज्यादातर कहाँ? अमेरिका, अफ्रीका और एशिया। हाँ, तो हम नहीं कर सकते हैं कि जो अंग्रेजी वो यूरोपियन की भाषा है। सबसे ज्यादा फ्रांसीसी बोलने वाले कहाँ रखते हैं? कॉन्गो में। जी फ्रांस में नहीं, कॉन्गो में। जी बिल्कुल। सबसे ज्यादा अंग्रेजी बोलने वाले कहाँ रखते हैं? भारत में, भारत। अमेरिका में ना, इंग्लिश में नहीं। यहाँ के स्कूलों से अंग्रेजी हटाना एक मूर्खता है। जी हाँ, रूस के उत्तर पूर्व के कुछ इलाकों में अंग्रेजी की कोई भी अनिवार्य नहीं है, वहां पास में चीन है। जी। पर उन इसके कम से कम 3 स्कूलों में चीनी पढ़ाई जाती है। हमारी जो भाषा है वो बिल्कुल एकदम अलग अलग है। तो क्या वहाँ पे अभी जो हिंदी भाषा है अभी भी पढ़ाई जाती है, जैसा आपने बताया कि। हिंदी पढ़ाए जाते हैं कुछ कुछ विद्यालयों में, कुछ अच्छा। कुछ संस्थानों में हिंदी की पढ़ाई होती है। मगर मैं बता रहा हूँ कि खुलकर बता रहा हूँ कि रूस के मुकाबले में भारत में रूसी भाषा की लोकप्रियता कहीं ज्यादा है, अच्छा। मकबूलियत बहुत ज्यादा है। रूसी पूरे भारत में पढ़ाए जाते हैं। अलीगढ़, दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, त्रिवेंद्रम, हैदराबाद, बहुत सारे शहरों में रूसी के विभाग खुले हुए हैं। जी। और वहां के जितने, मैसूर में भी है, जितने प्रोफेसर होते हैं, जितने शिक्षक होते हैं, सब अच्छे हैं, उच्च दर्जे के होते हैं। कुछ कुछ शिक्षकों की रूसी इतनी अच्छी है कि मेरे हिंदी भाषक पता नहीं है, एक बंदर की भाषा है। अच्छा। इनकी जो मेरे कुछ मित्र है पुणे में, इनकी रूसी इतनी अच्छी है, इतनी परिपक्व की भाषा है कि बाप रे। क्योंकि रूसी सबसे कठिन जुबानों, कठिन भाषाओं में एक है। तो मेरे ख्याल से रूसी सीखनी बहुत मुश्किल है। जी, इस बारे में मैं बता देता हूँ आपको। दरअसल मैं रूसी 2019 में जब मैं पहली बार रूस गया था उससे बाद से सीखने की कोशिश कर रहा हूँ। और वैसे तो मैं आलसी हुई, और 2025 आ गया है और अभी भी मुझे रूसी भाषा नहीं आती है। और क्योंकि इलिया भाई जो है हिंदी बोलते हैं तो मैं उसमें अपना काम चला लेता हूँ। और बाकी मेरे जो रूसी दोस्त हैं उनके साथ में मैं गूगल ट्रांसलेट से बात करता हूँ। लेकिन मेरा मेरा मन करता है कि मैं रूसी को सीखूं, लेकिन वो इतनी मुझे मुश्किल लगती है कि कई बार मुझे लगता है कि मैं इस चीज़ को समझ गया हूँ, उस वाक्य को बनाना समझ गया हूँ, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो वाला शब्द उस वाक्य में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, वो दूसरे किसी वाक्य में इस्तेमाल होता है। तो उसमें मुझे बहुत ज़्यादा थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। हाँ, मैं और जोर कर बोलूँ ना कि रूसी भाषा उनके लिए रूसी बहुत मुश्किल लगती है। रूसी व्याकरण, रूसी वर्तनी बहुत मुश्किल है। मैं एक दिल खोलकर बता रहा हूँ कि जो इतने मेरे विचार है, मैं अगर सटीक रूप से इनको व्यक्त करना चाहता हूँ कि हिंदी के माध्यम से मेरे विचारों को व्यक्त करना बहुत आसान है, मगर रूसी के माध्यम से व्यक्त करना कभी कभार मुश्किल हो जाता है। आप कह रहे हैं कि एक रूसी भाषी व्यक्ति को रूसी हाँ, भाषा बोलना ज़्यादा मुश्किल है हिंदी भाषा के मुकाबले। मेरे ख्याल से, मेरी रूसी तो मेरी मातृभाषा है, जी। मगर व्याकरण इतना कठिन है, भाषा इतनी मुश्किल है कि मैं हिंदी में काम करूं। मैं अगर कुछ सोचता हूं तो मैं हिंदी में सोचता हूँ, मैं हिंदी में विचारता हूँ, क्योंकि रूसी मेरे लिए इतनी मुश्किल है कि मैं बेहतर हिंदी चुन लूं। अगर अच्छा। कोई बड़ा काम करना है, कुछ हम्म। कुछ लिखना चाहिए अपने लिए, मैं तो मैं हिंदी में लिखता हूँ, तब आसानी होगी। अच्छा, इस बीच में हमें रूस और भारत के बीच में कुछ ऐसा भी देखने को मिला जिसकी शायद से रूस और भारत दोनों ने शायद से कल्पना नहीं की थी। वो था, जैसे कि मान लीजिए भारत के जो दोनों पड़ोसी देश हैं, हम्म। पाकिस्तान और चीन, वो बिल्कुल पास आ गए हैं रूस के। तो
इसमें ऐसे लगा, हालांकि भारत और रूस की जो दोस्ती है वो तो खैर सब लोग मानते ही हैं, लेकिन हम्म, पाकिस्तान से या चीन से इतने नजदीकियां, क्या रूस और भारत का जो दोस्ती है उसके लिए कभी कोई खतरा बन सकता है, ऐसा आप मानते हैं? नहीं, मैं बता रहा हूं कि दो प्रकार के राजनीति होते हैं, उच्च राजनीति और लोक राजनीति। हम्म। लोक राजनीति वही राजनीति है जो लोगों के बीच में होती है, जो देशों के बीच में होती है। और उच्च राजनीति, हाँ, बुरा मत मानिए, मगर मैं मानता हूं कि जो राजनीति है और वे शिवृत्ति, ये कौन है, दोनों अच्छी सहेलियां है। हम्म। चाहे वो राजनीति क्यों ना हो, चाहे वो वैश्य क्यों ना हो, हम्म। दोनों बराबर है, दोनों बिकाऊ है। मैं चीन की बात कहूं ना, चीन कभी भी किसी का दोस्त नहीं बन सकता था। चीन कभी भी किसी किसी का सहारा नहीं बन सकता। चीन सिर्फ अपने फायदा उठाता है। चीन भारत के लिए तो एक शत्रु है, मगर एक नमूना भी है। नमूना इसलिए है कि चीन का उदय किसे हुआ। कहीं 25 साल पहले चीन एक गरीब तरीन मुल्क रहा था जी, ना। बहुत बुरा है। यहाँ तक कि मुझे, आप देखिए, जब मैं 10वीं के बाद दिल्ली पढ़ने आया था तो उस समय तक जो है चीन की बहुत बुरी हालत थे। उसका मजाक उड़ाया जाता था, उसके उत्पादों का मजाक उड़ाया जाता था। लेकिन अभी पीछे कुछ सालों में इसने इतनी तरक्की की है। मैं चीन से के वीडियोस जो है देखता रहता हूँ, तो शायद उतना कहते हैं लोग, मतलब लोगों का ये कहना है कि वो पूरी दुनिया को आज टक्कर दे रहा है। ये बात हमें माननी पड़ेगी। ये माननी पड़ेगी। ये देखिए, जो अरुणाचल में हो रहा है, जी। वहां बोर्ड्स की लड़ाई हो रही है। जी। बोर्ड्स की लड़ाई किसे है? चीन आ जाते हैं हाँ। और अंग्रेजी में लिखी बोर्ड क्या है, गिराते हैं। जी। बाद में जब भारत आते हैं, हाँ। तो लगाते हैं। तो एक बार चीनियों ने कहा था, तुम लोगों की अपनी भाषा तक नहीं है। हम्म। देखिए, चीन का उदय तब हुआ जब पुतुनख्वा का प्रचार हुआ। अभी भी पूरे देश में प्रचार नहीं हुआ है। जो लोग अपनी भाषाएं, स्थानीय भाषाएं और बोलियां बोलते हैं, मगर हर स्कूल में जोर से, जोर शोर से, जबरदस्ती से पुतुनख्वा की पढ़ाई होती है कि सारे जो देश है, सारे राष्ट्र एक ही भाषा बोल सके। हाँ, जी। 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 ये भारत के लिए भी एक उदाहरण है ना। जी। जी, ये बहुत बड़ी क्योंकि बात। चाहो ना चाहो, हम लोगों की अपनी ऐसी कोई भाषा नहीं है जो पूरी देश पूरे देश फैल जाए ना, जी। सारे लोग जान सके। ना अंग्रेजी सब समझते हैं, न हिंदी सब समझते हैं, न सभी को अच्छी हिंदी आती है, न सभी को अंग्रेजी आती है। जी। सच में हमारी तो अपनी भाषा ही नहीं है। और चीनियों ने क्या किया है, न सिर्फ देश के अंतर्गत कोने कोने पुतुनख्वा का प्रचार करा है, लेकिन विदेशों में भी है। विदेशों में भी चीन प्रचार का कर रही है, बहुत प्रचार बड़ी हो बात। रहा है। बहुत बड़ी। यहाँ देखिए, मुझे भारत में हिंदी पढ़ने की कोई भी अच्छी पुस्तक नहीं मिली है जो आकर्षक हो, जो बच्चों के लिए आकर्षक हो। यहाँ वारोनिश में सस्ते में चीनी भाषा सीखने की इतनी उत्कृष्ट पुस्तकें मिलती हैं। चाहो जापानी किताबें में मिलती है कि तुम सीखो, पढ़ो। देखिए, ये ने क्या है, हम न सिर्फ अपने को, दूसरों को भी अपनी भाषा, अपनी संस्कृति सिखाएंगे। दूसरी बात यह है, मैंने सर्गेई की चेखने में वही बात उठाई है ना, वही हम्म। पर चर्चा की गई कि चीन का विकास कैसे हो रहा है। जी। लेकिन भारत में लोग कुछ खुले हैं, स्वतंत्र है, आजाद है। यानी भारत में लोग अपने इच्छाओं को, अपने आशाओं को, आकांक्षाओं को आसानी से व्यक्त कर सकते हैं, जो चीन में लोग नहीं कर सकते। रूस में फिर आप हिंदी का कोई भविष्य देखते हैं? आपको लगता है, क्योंकि आप तो रूस को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, हिंदी को भी जानते हैं। हम्म, नहीं लगता है मुझे, क्योंकि यहाँ एक तो बात है, हिंदी पढ़ने वालों को संख्या बहुत कम है। पढ़ाने वालों को, जो लोग हिंदी पढ़ा सके, इनकी संख्या बहुत कम है। इसमें क्या है,
रूस का दोष नहीं है। रूस का दोष नहीं है, भारत का दोष है। भारत अब तक कुछ नहीं कर रहा है कि यहाँ हिंदी आ जाए, आना चाहिए। यानी भारत सरकार ने अभी तक नहीं, कोई आवाज बहुत नहीं कम। उठाई कि अपने। बहुत कम मात्रा में सहायता मिलती है, बहुत कम मात्रा में। मैं भी शिकायत कर रहा हूँ, क्योंकि भारत सरकार की तरफ से, भारत दूतावास की ओर से अब तक मुझे कुछ भी नहीं मिला। लोग मुझे जानते हैं, पर ना मेरे ज्यादा स्टूडेंट्स हैं। हाँ, तो यही बात है। और बात कहो अपनी ओर से, आप ये सब जानते हैं कि मैं यहाँ, मेरे यहाँ कोई बड़ी नौकरी नहीं है, तो मेरी बस उम्मीद है कि मुझे भारत में रूसी पढ़ाने या मार्गदर्शक बनने का कोई पद मिल जाए। क्योंकि देखिए, मैं तो पूर्ण रूप से मैं नेचुरलाइजेटेड हूँ, यानी प्रकटीकरण पूर्ण पूर्ण रूप से हुआ है। मैं भारत के लिए तैयार हूँ, भारत जाके रह सकता हूँ, काम कर सकता हूँ। हिंदी अंग्रेजी मुझे आती है, अच्छी हिंदी, इतनी बुरी अंग्रेजी भी नहीं है। तो मैं, मेरे पास सपना रहा है कि आखिरकार इतने साल बाद, तकरीबन 20 साल बाद, मुझे भारत में कोई अच्छी नौकरी मिल जाए, क्योंकि मैंने भारत के लिए कुछ न कुछ किया है। जी बिल्कुल। जैसा हमने अभी तक डिस्कस किया कि जो रूस और भारत है उसकी दोस्ती कहाँ से शुरू हुई, और आज देखिए आप सबके सामने है रूस और भारत की दोस्ती। यहाँ तक कि अभी रूस और यूक्रेन युद्ध में अमेरिका या दूसरे जो पश्चिमी देश हैं उनका काफ़ी दबाव था भारत के ऊपर कि आप एक तरफ हो जाइए, लेकिन भारत एक तरफ नहीं हुआ। और उसका सीधी सीधा सा एक ही जवाब था कि जो रूस है वो, जो भारत है वो रूस को नहीं छोड़ना चाहता है। और हम्म। ठीक रूस ने भी भारत का धन्यवाद किया, हर मौके पे किया। और यहाँ तक कि कई बार तो हमारे जो जयशंकर साहब हैं उन्होंने डांट तक लगवाई है जो पश्चिमी हम्म। देश है, खास करके जब वो गैस का मुद्दा उठाते थे कि तुम इससे गैस क्यों ले रहे हो, इससे पेट्रोल क्यों ले रहे हो, तो उन्होंने कहा कि जो हम्म। तुम खरीदते हो वो गैस नहीं है। तो रूस और भारत के बीच में जो दोस्ती है, क्या आपको लगता है कि ऐसी कोई एक चीज है जिससे कई बार जो है रूस और भारत की दोस्ती में खटास आ सकती है? ऐसी कोई चीज आपको दिखी है आज तक? ये चल के जमाने में रूस भारत का रिश्ता ठंडा पड़ गया था, ये चल के युग में। हम्म। क्या हुआ हम्म। था? यानी 1990 से लेकर 2000 के अंदर पारस्परिक रिश्ता कमजोर हो गया था, यानी कि नीचे जब चल गया। सोवियत यूनियन टूटा हाँ। 1992 में, तो उस बीच में जो है भारत और हाँ, रूस अच्छा। का रिश्ता बहुत खराब था। अब जब पुतिन का आना हुआ था, तब भारत और रूस के बीच में रिश्ता आगे बढ़ गया, एक बार दोबारा से दो बढ़ गया। दोबारा से बढ़ गया। जी। हाँ, ये बात है। और ये बात है, मैं बता रहा हूं। अब उक्राइन के प्रश्न पर भारत चुप इसलिए है कि जब कश्मीर में कुछ हो रहा था ना, जी जी। 2019 में, हम्म। जब हो रहा था ना, जी विद्रोह हो रहा था, जी जब इसके दर्जे में तब्दीली आई थी, रूस कुछ नहीं बोला। जी 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 जी। और आप भारत के लोगों के लिए आखिर में क्या संदेश देना चाहते हैं? हिंदी भाषा के लिए, या रूस के साथ में अगर कोई आना चाहे वहां, उसके लिए आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं हिंदी के संदर्भ में ये संदेश दे रहा हूं कि ना हम कभी अंग्रेजी बनेंगे, ना अंग्रेज बनेंगे, न कभी अंग्रेज हमें अपनाएंगे। तो अपनी भाषा के प्रति देखो, अपनी भाषा को बर्बाद मत करो, क्योंकि हमारी भाषा हमारे अस्तित्व है। मैं नहीं कह रहा हूं कि सभी को हिंदी मातृभाषा के तौर पर अपनानी चाहिए, मगर कम से कम तो हिंदी का आदर करो, इससे मत मिलाया करो, इससे मत कुचलो। क्योंकि बाद में जो होगा, तुम नहीं जानते हो। ना तुम अंग्रेज, ना तुम भारत के बनोगे, ना अंग्रेज के बनोगे। क्या बात है, क्या बात है! तो इलिया भाई, आपसे बहुत अच्छा लगा आज इस बारे में बात करके। और दर्शकों की जानकारी के लिए मैं बता दूं, इलिया भाई के साथ में आने वाले मेरे कुछ जो वीडियोस हैं
वो इलिया भाई के साथ हम जो है बनाएंगे। आप में से मुझे बताइएगा, आप प्रश्न लिख के भेजिएगा कि मैं इलिया भाई से क्या बात करूं, किस बारे में बात करूं, तो मजा आएगा। आपको भी अच्छा लगेगा और हमें भी उस बारे में डिस्कस करने में अच्छा लगेगा। तो इलिया भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज के वीडियो के लिए। तो आपसे भी मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सबको जय हिंद।